बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब के बारे में पढ़े थे कि एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। इसी सिलसिले में आज हम उन हार्मोन का जिक्र करेंगे जो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स या गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इन हार्मोन्स को गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब मेल गोनेड्स जो हैं वो हैं टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स हैं ओवरी, और मेजर जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन हैं वो हैं LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनकी डिटेल हम अभी देखते हैं। जी, हमारे पास ये है फीमेल गोनेड या ओवरी। अब ये ओवरी ना सिर्फ एग प्रोड्यूस करती है बल्कि इसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी ओवरी को हम गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं और इसको एंडोक्राइन टिश्यू भी कह सकते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन भी कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में से FSH हार्मोन प्रोड्यूस होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल को या ऊगोनिया सेल को स्टिमुलेट करेंगे। ऊगोनिया सेल में डिवीजन होगी और इनमें से एग प्रोड्यूस होगा, और इस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए या इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसके इर्द गिर्द सेल्स होते हैं जिनको फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ग्रीन कलर के जो सेल मैंने शो किए हैं ये फॉलिकल सेल्स हैं, और इनके सेंटर में जो है वो एग है। अब जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो इनको हम मैच्योर फॉलिकल्स कह देते हैं। तो ये एग और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग सेल, फॉलिकल सेल्स, ये डेवलप करवाए हैं FSH हार्मोन ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस हुआ है। अब जब ये फॉलिकल या एग मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से ही एक हार्मोन और रिलीज होगा, LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसकी वजह से एग जो है ये रिलीज होकर ओवरी में से रिलीज होकर ओविडक्ट में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन, कि मैच्योर फॉलिकल फट जाते हैं, फटे हुए फॉलिकल ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, जबकि एग रिलीज होकर ओविडक्ट में आ जाता है। रिलीज ऑफ एग जो है इसको हम ओवुलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो फटे हुए फॉलिकल हैं ये LH हार्मोन के ही स्टिमुलस की वजह से इनका कलर येलोश होना शुरू हो जाता है, और अब इस स्ट्रक्चर को, येलो स्ट्रक्चर को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। रप्चर्ड फॉलिकल LH हार्मोन के ही स्टिमुलस की वजह से येलोश कलर के हो जाते हैं और इनको हम कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये अब खुद एक ग्लैंड है जो ओवरी के अंदर पड़ा है, और इसमें से हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये इसका टारगेट है वॉल ऑफ यूट्रस। इस हार्मोन की वजह से जो यूट्रस है जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी है उस ऑर्गन की वॉल
थिक होना शुरू हो जाती है और वास्कुलराइज, उसके अंदर नई ब्लड कैपिलरीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। मीनवाइल जो FSH हार्मोन है ये ओवरी के अंदर ही इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ओवरी के अंदर, ये एग प्रोड्यूस करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। तो FSH हार्मोन की स्टिमुलस की वजह से इंटरस्टिशियल सेल में से रिलीज होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, और इन टर्न एस्ट्रोजन हार्मोन ये भी किसको जाके टारगेट करेगा, वॉल ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की वॉल मजीद थिक होना शुरू हो जाती है। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनको LH हार्मोन की तरफ से भी स्टिमुलस मिलती है। अगर आप बहुत सादा तरीन अल्फाज में याद रखना चाहें तो आप कह सकते हैं ओवरी के इंटरस्टिशियल सेल्स को FSH हार्मोन भी एक्टिवेट करता है और LH हार्मोन भी एक्टिवेट करता है, दोनों मिलकर तो यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। तो ये जी पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब से दो हार्मोन प्रोड्यूस हुए, FSH और LH, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारी डिटेल आपके सामने है। अब अगर हम मेल गोनेड्स की बात करें, टेस्टिस, तो मेल गोनेड या टेस्टिस जो हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम का नाम दिया जाता है। अब इस स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस मौजूद होते हैं और दोनों की अनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसी है। अब अगर हम टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती हैं जिनको हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, और इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद होते हैं। ये याद रखना है कि इंटरस्टिशियल सेल्स सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि ये बिटवीन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। अब अगर आप सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। ट्यूब्यूल के अंदर ये जो है हॉलो एरिया, इसको आप ल्यूमन कहते हैं, और ये जो ट्यूब्यूल की वॉल है, ये बाउंड्री और ये वाली वॉल, इनकी अंदरूनी सतह पे जर्मिनल एपिथेलियम सेल मौजूद हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, और ये ट्यूब्यूल के बाहर क्या पड़े हुए हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल याद रखना है ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद नहीं है, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मौजूद होते हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन से सेल हैं, जर्मिनल एपिथेलियम या स्पर्मेटोगोनिया, वो सेल जिनमें से स्पर्म प्रोड्यूस होने हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है, यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल की बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, मेल की बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, और ये स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है, प्लस का साइन शो कर है एक्टिवेट करना, और मियोसिस का प्रोसेस शुरू होता है और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और स्पर्म बनने के बाद इस ल्यूमन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। मीनवाइल एंटीरियर लोब से ही LH हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेल में इसको LH हार्मोन की बजाय बेहतर है इस हार्मोन को ICSH कह ले, या इसको आप LH भी कह सकते हैं या ICSH। नाम है इसका, I है इंटरस्टिशियल, C है सेल, S है स्टिमुलेटिंग, H है हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेल में LH का टारगेट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं है बल्कि उसके बाहर जो ये इंटरस्टिशियल सेल मौजूद हैं ये टारगेट है। अब इंटरस्टिशियल सेल जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। दूसरा, ये मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे मेल्स के जो मसल्स हैं उनको डेवलप करना, मेल की जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी को बढ़ाना, मेल के जो है वो लेरिंक्स उसका साइज बड़ा करना, और उसके अलावा
जो है वो फेशियल हेयर, जो दाढ़ी मूंछ के बाल निकलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में ही है। तो जो सेक्स ऑर्गन के अलावा मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल में फर्क होता है, उसको सेकेंडरी सेक्स करेक्टर कहा जाता है। जैसे फेशियल हेयर बहुत ज्यादा ग्रो करना, ये मेल का करेक्टर है, तो ये टेस्टोस्टेरोन के अंडर कंट्रोल है। तो एफएसएच हार्मोन मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, और एलएच या आईसीएसएच हार्मोन मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल को एक्टिवेट करते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये थी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरमीडिएट लोब या उसकी मिडल लोब की बात कर लेते हैं कि वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की मिडल लोब से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर कह लें, मेलानोसाइट कह लें, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका पूरा नाम है हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इनकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की मिडल लोब को स्टिमुलस मिलती है, और वहां से डायरेक्टली ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। हाँ, जब इस हार्मोन की प्रोडक्शन रोकनी हो तो फिर हाइपोथैलेमस में से इनहिबिटरी हार्मोन आके इसको स्टॉप करता है। अब MSH हार्मोन, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से जाहिर है ये स्किन के अंदर मौजूद स्पेशल सेल हैं, पिगमेंट सेल हैं, मेलानोसाइट्स, इनको ये एक्टिवेट कर देता है। अब जो मेलानोसाइट हैं, इनके अंदर एक ब्राउन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, मेलानिन, और जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। और ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव मेजर है कि ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन सेल में एंटर होती हैं, उसकी वजह से आपके सेल के डीएनए को डैमेज हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा कि जो ही ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो स्किन सेल्स तक पहुंचती हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड की मिडल लोब से MSH हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, और ये स्किन सेल के अंदर मेलानिन पिगमेंट डीएनए को और सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये एक तरह का स्किन कैंसर के अगेंस्ट क्या है, एक प्रोटेक्शन है जो MSH हार्मोन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, कई दफ़ा कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब ये MSH हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान MSH हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और इसके पीछे एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई होता है, उसकी वजह से MSH हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और स्किन के ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं, कहीं कहीं से स्किन डार्क हो जाती है। और इसी तरह ह्यूमंस में एक डिजीज होती है जी, एडिसन डिजीज। इस डिजीज में भी देखा गया है कि MSH हार्मोन काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, एडिसन डिजीज, और इसमें भी स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअली MSH एडिसन डिजीज में ये MSH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये मेन कॉज नहीं है। एक्चुअली कॉज क्या है कि एडिसन डिजीज में स्टीरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। जब भी कभी स्टीरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, मैं मेंशन कर देता हूँ, तो इसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज।
अब जो स्टीरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, होम्योस्टैटिक सिस्टम इसको प्रोड्यूस कैसे करेगा? उसके लिए एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम उसका नाम नहीं लेंगे, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो है उसको ज्यादा कन्वर्ट किया जाएगा ACTH में, और ACTH हार्मोन जो है ये फिर आगे स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड को, और एड्रीनल ग्लैंड आगे प्रोड्यूस करेंगे स्टीरॉयड को, ताकि जो स्टीरॉयड की कमी सामने आ रही है उसको पूरा किया जाए। लेकिन साथ क्या होता है कि एक्चुअली जो ACTH का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, यही प्रीकर्सर मॉलिक्यूल MSH हार्मोन के लिए भी है। ACTH हार्मोन और MSH हार्मोन का प्रीकर्सर रॉ मटेरियल मॉलिक्यूल सेम है। इससे जब एडिसन डिजीज में स्टीरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है और होम्योस्टैटिक सिस्टम इस डिजीज को कवर करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा ACTH हार्मोन प्रोड्यूस करना चाहता है, उसके लिए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, तो साथ इत्तफाकन MSH हार्मोन भी ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। उस वजह से फिर स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो ये बात वाज़ेह तौर पे याद रहे कि एडिसन डिजीज जो है ये एक्चुअली MSH हार्मोन की इजाफी प्रोडक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि एडिसन डिजीज की वजह से एक्चुअली MSH की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और वो रीजन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। MSH हार्मोन का ये फंक्शन तो आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, जो पेज 74 पे सेकंड ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे मेंशन है। इसके अलावा MSH हार्मोन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये भूख को सुप्रेस करता है, कम करता है, रोकता है उसको। तो जिन लोगों में ये MSH हार्मोन जो है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, तो उनमें एपिटाइट सप्रेस नहीं होती, फिर वो ओवर ईटिंग पे जाते हैं। इसकी वजह से फिर वो ओवरवेट का शिकार होते हैं, मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब के हार्मोन। तो पोस्टीरियर लोब के बारे में पहली बात आप ये रखें कि पोस्टीरियर लोब के अपने अंदर कोई एंडोक्राइन सेल मौजूद नहीं होते, नो एंडोक्राइन सेल्स, बल्कि हाइपोथैलेमस में से हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, और ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजे जाते हैं, और यहाँ से ये दोनों हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये ADH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर लोब के अंदर सिंथेसाइज नहीं हुए, इनकी सिंथेसिस कहाँ पे हुई है? हाइपोथैलेमस में। अब ये ADH हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात कर लें जी ADH हार्मोन, जिसको हम वेजोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। अब ये हार्मोन हर वक्त प्रोड्यूस नहीं होता, हर वक्त ब्लड के अंदर ये मौजूद नहीं है, ये स्पेशल कंडीशन है जिसके तहत ये प्रोड्यूस होता है। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? वो है कि जब भी वाटर की डेफिशिएंसी होगी, कहाँ पे? ब्लड के अंदर। जब भी ब्लड के अंदर वाटर होम्योस्टैटिक क्वांटिटी से कम हो जाएगा, नॉर्मल क्वांटिटी से कम हो जाएगा, तब ADH हार्मोन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जो ही वाटर की डेफिशिएंसी होगी ब्लड के अंदर, और ये वाटर की डेफिशिएंसी की निशानी क्या है? या तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, या ओवरऑल ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए। तीन निशानियां हैं, तीन स्टिमुलाई हैं। नंबर 1 ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, नंबर 2 ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए। जैसे अगर आप किसी को अपना ब्लड डोनेट करते हैं
तो 1 लीटर ब्लड आपका बॉडी से निकाला गया है, तो ज़ाहिर है वक्ती तौर पे आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और इसको एक्चुअली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो इसको पानी की कमी ही तस्वर किया जाता है। अब किसी सूरत में भी वाटर की डेफिशिएंसी हुई है तो ये डेफिशिएंसी एक्चुअली स्टिमुलेटरी एक्टिवेटिंग एजेंट बन जाएगा। ये एक्टिवेट कर देगा किसको? हाइपोथैलेमस को, और यहाँ से एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे शदीद गर्मी का मौसम है, पसीना आपको बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्सटर्नल हाई टेम्परेचर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हाइपोथैलेमस पे, उसकी वजह से भी एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अब एडीएच हार्मोन जब प्रोड्यूस हो गया तो ये टारगेट करेगा नेफ्रॉन में स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट को। नेफ्रॉन का एक पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, और उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। जो नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन बन रहा है, जो फिल्ट्रेट मौजूद है, जो सोल्यूशन मौजूद है, उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब करवा के तो किस में वापस भेजा जाएगा? ब्लड में वापस भेजा जाएगा, ताकि ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी पूरी हो जाए। तो ये एटीएच हार्मोन तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक ब्लड के अंदर वाटर की कमी पूरी नहीं हो जाती। जो ही ब्लड के अंदर वाटर की होम्योस्टैटिक वैल्यू पूरी हो जाती है, वाटर एक बैलेंस में क्वांटिटी आ जाती है, तो फौरी तौर पे ये सारा प्रोसेस शट डाउन हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आप ये सपोज करें कि एटीएच हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ब्लड के अंदर पानी की कमी भी है लेकिन एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इट मीन नेफ्रॉन में से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इट मीन यूरिन डाइल्यूट है, उसके अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसके अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, यूरिन बार बार प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस याद रखें। अब इसका डिजीज का नाम डायबिटीज सिर्फ इसलिए रखा है कि शुगर की बीमारी की तरह यहाँ पे भी यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बार बार प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये शुगर के साथ, शुगर डिजीज के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। डायबिटीज मेलाइटस शुगर की बीमारी के साथ इसका कोई लिंक नहीं। एक्चुअली डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी की अलामात क्या है? यूरिन बार बार प्रोड्यूस होता है, फ्रीक्वेंटली हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है। वजह क्या है कि बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन सही तरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी डेफिशिएंसी है, नेफ्रॉन में से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसी तरह पोस्टीरियर लोब से ब्लड के अंदर हार्मोन एंटर होता है जी, ऑक्सीटोसिन। इसको जरा समझ लीजिएगा। ये है जी आपका हाइपोथैलेमस, ये, और ये है मेमरी ग्लैंड, मैमल के मेमरी ग्लैंड। ये मैमल ह्यूमन हो सकता है या कोई और मैमल हो सकता है। और इधर फीमेल मैमल्स या फीमेल एनिमल का एक बॉडी ऑर्गन है यूट्रस, जहां पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अब ये यूट्रस की वॉल है। अब यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, एक बेबी डेवलप हो चुका है, अब उसकी बर्थ का टाइम है। अब ये बर्थ कैसे होगी ये देखते हैं जी। पहले तो मेमरी ग्लैंड को देख लेते हैं कि जब भी इस फीमेल एनिमल का बेबी अपने मदर के मिल्क पीने के लिए सकिंग करता है, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए इम्पल्स पहुँचती है
हाइपोथैलेमस। एसएन का मतलब सेंसिंग न्यूरॉन। जब भी बेबी मदर का दूध पीने के लिए सकिंग करता है, ब्रेस्ट सकिंग करता है, तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स पहुंचेगी हाइपोथैलेमस तक। फिर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये एक्टिवेट करेगा मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड में से जो पहले से मिल्क अंदर स्टोर है, वो मिल्क मेमोरी ग्लैंड में से निकलना शुरू हो जाता है। दैट इज मिल्क इजेक्शन। ये इन मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोड्यूस किसने करवाया था? वो याद रखें, प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन मेमोरी ग्लैंड में से ये मिल्क बाहर निकल रहा है, इजेक्शन हो रही है, और ये किसके जरिए असर है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी तरह जब यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप हो जाता है, अब इसकी बर्थ कैसे होगी? अब ये यूट्रस की वॉल कंट्रैक्ट करेगी तो बेबी की बर्थ होगी। यूट्रस की वॉल क्यों कंट्रैक्ट करेगी? फिलहाल इस चैप्टर के हवाले से मैं बहुत शॉर्ट कर देता हूँ कि डिफरेंट हार्मोन की वजह से स्टिमुलस मिलती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जाकर एक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर, यूट्रस की वॉल कंट्रैक्ट करेगी, फिर मजीद और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, बार बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, यूट्रस की वॉल और फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगी। अल्टीमेटली ये बेबी जो है वो मदर की बॉडी से बाहर मूव कर जाता है। दैट इज डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। अब ये जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पार्टूरेशन कहा जाता है। पार्टूरेशन, मैं इसको लिख देता हूँ, पार्टूरेशन। इसको प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ भी आप कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। और बर्थ के दौरान यूट्रस का जो लोएस्ट पोर्शन होता है ना, ये नेक टाइप, ये इस पोर्शन को हम कहते हैं सर्विक्स। जब बर्थ के दौरान बेबी मूव करता हुआ इस एरिया पे पहुंचता है, सर्विक्स पे, तो इसमें थोड़ा फैलाव आता है, डिसटेंशन। इस डिसटेंशन की वजह से फिर हाइपोथैलेमस और ज्यादा एक्टिवेट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज्यादा रिलीज होगा, यूट्रस की कंट्रैक्शन और फोर्सफुली होगी, और चाइल्ड बर्थ उतनी ही आसानी से होगी। तो पोस्टीरियर लोब में हमने दो हार्मोन का जिक्र किया है, वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन, और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दैट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।